जीव विज्ञान के कोशिका विज्ञान के टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले हम लोग जीव विज्ञान के कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। चलते हैं पेज पे। जीव विज्ञान का परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान के बारे में कहा जा रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान का नामकरण लेमार्क एवं ट्रेवियनस ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। अरस्तु ने ही बायोलॉजी में सर्वप्रथम अध्ययन शुरू किया था। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है जंतु विज्ञान और सेकंड है वनस्पति विज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले जंतु विज्ञान के बारे में देखते हैं। जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। इन्होंने 500 से अधिक जंतुओं के प्रजातियों का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जंतु दो प्रकार की होती है, लाल रक्त सहित जंतु एवं लाल रक्त रहित जंतु। अरस्तु ने जंतु विज्ञान के लिए एक पुस्तक भी लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। सेकंड है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी के नाम से थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। थियोफ्रेस्टस, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लेंटेरन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे यहाँ पे जीवों का लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी उनके क्या लक्षण क्या गुण होते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे कोशिकीय संगठन यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सभी जीव कोशिकीय संगठन से बने होते हैं। जीवों का मौलिक इकाई यानी सूक्ष्म इकाई फंडामेंटल यूनिट जो होती है कोशिका होती है, सेल होती है, सबसे सूक्ष्म इकाई। कोशिकीय संगठन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक है एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर और सेकेंड है बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर। दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट है एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय जीव बहुत ही सूक्ष्म होती है। इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया यानी नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी कोशिका होती है, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, क्लाइमेडोमोनास और हरे पादप। सेकेंड है बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेलुलर। वे सभी जीव जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे में पादप, जंतु, कवक। खमीर एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होते हैं, परंतु ज्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं। यानी खमीर जो होता है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है, लेकिन ज्यादातर जो है बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे में मशरूम, कुकुरमुत्ता जिसका हम लोग सब्जी के रूप में यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जीव कोशिकीय संगठन का नहीं बना है वे सभी जीव नॉन लिविंग यानी निर्जीव है। नॉन लिविंग का जो मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट होता है वो परमाणु होता है, एटम होता है, परंतु लिविंग थिंग्स यानी जो सजीव होते हैं उनका मौलिक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वृद्धि है, ग्रोथ।
यानी सभी प्रकार के जीवों में वृद्धि स्पष्ट देखी जाती है। द्रव्यमान व आकार का बढ़ना ही वृद्धि का सूचक होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई जीव सजीव लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी उपयुक्त यदि गुण है तो हम कह सकते हैं कि वह लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वृद्धि को सजीवों का परिभाषित गुण नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जिसका आकार बढ़ रहा है वह सजीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। सजीव यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कोशिकीय संगठन का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड कैरेक्टर, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे संरचनाओं को उत्पन्न करता है वह प्रजनन कहलाता है। सामान्यतः सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। कुछ जीव जैसे म्यूल यानी खच्चर जो होता है वो बांझ होते हैं क्योंकि खच्चर प्रजनन नहीं करते हैं। मादा मधुमक्खी जो फीमेल भी है ये भी प्रजनन नहीं करती है। फीमेल वर्कर के नाम से इसको जाना जाता है मादा मधुमक्खी को। लेकिन क्वीन बी जो है ये प्रजनन करती है, क्वीन बी प्रजनन करती है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो जीव प्रजनन नहीं करता है वह सजीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स नहीं होते हैं। अतः प्रजनन को जीवों का परिभाषित गुण नहीं कहा सकता। यानी ऐसा नहीं है कि जो प्रजनन नहीं कर रहा है वो जीव नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ कैरेक्टर जो है चेतना, कंसियसनेस है। कंसियसनेस क्या है? तो क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया करने का गुण चेतना कहलाता है। सभी जीवों में चेतना, सुनने, देखने, स्पर्श का गुण होता है। जैसे लाजवंती के पौधा में सिस्पोनोस्टिक प्रॉपर्टी होता है, स्पर्श के लिए संवेदनशील का गुण होता है। यानी अगर उसे हम लोग स्पर्श करेंगे तो उसे महसूस होगा और हमें भी महसूस होगी। सूरजमुखी यानी सनफ्लावर में फोटोनोस्टिक यानी सूर्य के प्रकाश के लिए संवेदनशील का गुण होता है। वे सभी पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अवशोषण करती हैं संवेदना का गुण होते हैं। अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं उसमें चेतना का गुण होता है और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं उन सभी पौधों या पादपों में चेतना नहीं होती है। अतः चेतना सजीवों का परिभाषित गुण नहीं हो सकता है। न्यूरॉन यानी तंत्रिकाएं जो है जंतुओं में चेतना प्रदान करती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो चेतना गुण है वो सभी सजीवों में होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चेतना नहीं करते हैं वो सजीव नहीं है। यानी कुछ ऐसे पादप है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं तो उसमें चेतना नहीं होगा। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि चेतना जो है सजीवों का परिभाषित गुण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिफ्थ जो है कैरेक्टर वो उपपाचन है, मेटाबॉलिज्म। सभी प्रकार के जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का संयोग उपपाचन कहलाता है। उपपाचन केवल कोशिकीय संरचनाओं में ही संपन्न होते हैं। यानी जो कोशिका से बने होते हैं उनमें ही यह क्रिया संभव है। पादप सौर ऊर्जा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और यह सिर्फ पादप में ही संपन्न हो सकता है, इसे लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। उपपाचन जो है लेबोरेटरी में नहीं कराया जा सकता, तो हम कह सकते हैं कि उपपाचन यानी मेटाबॉलिज्म जो है जीवों का परिभाषित गुण है। यानी यह जो मेटाबॉलिज्म है उपपाचन की जो प्रक्रिया है वो सजीवों में ही संभव है, जीवों में ही संभव है, इसे लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। जैसे श्वसन रिस्पायरेशन जीवों में और प्रकाश संश्लेषण पादपों में होती है। अब यहाँ उपपाचन भी दो प्रकार की हो जा रही है, उपचयन एनाबोलिज्म और अपचयन कैटाबोलिज्म। चलते हैं ये दोनों को बारी बारी से नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। फर्स्ट देख रहे हैं उपचयन एनाबोलिज्म। इस प्रक्रिया में जीवों के अंदर सरल अणु यानी सिंपल मॉलिक्यूल से जटिल अणु कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। जैसे जीवों में अमीनो अम्ल से प्रोटीन का बनना,
पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज का बनना। यानी पादप जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से क्या बनाता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। सेकेंड है अपचयन कैटाबोलिज्म। इस प्रक्रिया में जीवों के अंदर जटिल अणु यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सरल अणु सिंपल मॉलिक्यूल्स का निर्माण होती है, जैसे पाचन क्रिया द्वारा स्टार्च जैसे आलू रोटी चावल का ग्लूकोज में बदलना, श्वसन क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ट्रीट कर ऊर्जा का निर्माण होना। ये सब अपचयन प्रक्रिया यानी कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग कोशिका के बारे में शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका विज्ञान का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का सर्वप्रथम खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने मृत कोशिका यानी डेड सेल की खोज किया था। इन्होंने कॉर्क सेल यानी कॉर्क कोशिका जो है पेड़ पौधों की बाहरी छाल से अध्ययन किया इन्होंने। एंटोन ऑन लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में तालाब के जैन के अध्ययन के समय तालाब के जल के अध्ययन के समय जीवित कोशिका यानी लाइव सेल की खोज किया। कोशिका के अध्ययन के दौरान ही कोशिका सिद्धांत दिया गया। दो कोशिका सिद्धांत है जिसे हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। स्लाइडन यानी 1838 ईस्वी में और स्नान 1839 ईस्वी में रूडोल्फ वर्चो की सहायता से कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। सिद्धांत जो फर्स्ट है वह सभी जीव कोशिकीय संगठन व उनके उत्पादों यानी कोशिका में मौजूद कार्बोहाइड्रेट फैटी सब्सटेंस प्रोटीन से बने होते हैं। सेकेंड है प्रत्येक कोशिका पुनर्जीवित कोशिका के विभाजन से ही उत्पन्न होते हैं। यानी जो भी कोशिका बनते हैं वो कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। रूडोल्फ वुर्चो का एक कथन भी था, ओमनी सेल्यूलो ई सेल्यूला। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन इसी चैनल पर मिलेगा। थैंक्स।